ग्रामीण विकास। मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं। शेष श्रृंखला के सभी लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। थिरुवल्लुर। परिचय। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार निर्धनता भारत के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। हमने यह भी जाना कि हमारे अधिकतर निर्धन देशवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी सुलभ नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। कभी महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गांवों के विकास से है। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ऐसा क्यों है? हम अपने चारों ओर बड़े उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर है कि आज भी भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जिसकी उत्पादकता अभी इतनी ही है कि उससे सबका निर्वाह भी नहीं हो पाता। इसी कारण से देश की 1/4 जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। ये मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है, वे इस प्रकार हैं। मानव संसाधनों का विकास, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल का विकास। स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं। भूमि सुधार, प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास। आधारिक संरचना का विकास, जैसे बिजली, सिंचाई, साख, ऋण, विपणन, परिवहन सुविधाएं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित राजमार्ग की पोषक सड़कें बनाना। कृषि अनुसंधान विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाएं। निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय, जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होती। गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिक उपलब्धता, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, घर तथा सभी के लिए शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता, ताकि तीव्र ग्रामीण विकास हो सके। हमने पिछले अध्याय में यह भी देखा कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है, किंतु कृषि पर आश्रित जनसंख्या अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। यही नहीं, नए सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद तो 1991 से 2012 में कृषि की समृद्धि दर घटकर 3% ही रह गई। हाल ही के वर्षों में इस क्षेत्र में अस्थिरता आई है। 2014 से 16 के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की सकल मूल्य की वृद्धि दर 1% से भी कम थी, जो पिछले वर्षों से भी कम है। अनेक अर्थशास्त्री 1991 के बाद से सार्वजनिक निवेश में आई गिरावट को इसका कारण मानते हैं। उनका यह भी विचार है कि अपर्याप्त आधारिक संरचना, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव
और अनियत रोजगार में वृद्धि आदि के कारण भी ग्रामीण विकास में बाधाएं आ रही हैं। इन सभी परिघटनाओं के प्रभाव की झलक देश के किसानों में बढ़ती हुई दुर्दशा और असहायता के रूप में देखा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ग्रामीण भारत के साख और विपणन व्यवस्था, कृषि गतिविधियों के स्वरूप में विविधता तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देने में जैविक कृषि की भूमिका आदि महत्वपूर्ण आयामों पर आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन। साख कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। खेतों में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर्ज का ही आसरा रहता है। स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊंची दरों से ब्याज वसूलने और ऋण खाते में हेराफेरी का ऐसा कुचक्र चला रहे थे कि वे कभी भी ऋण पास से मुक्ति नहीं हो पाते। भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। ग्रामीण साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुसंस्था व्यवस्था का सहारा लिया गया। आगे चलकर 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। हरित क्रांति ने ग्रामीण साख तथा भूमि विकास ग्रामीण साख व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया है, क्योंकि इसने ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों को उत्पादक ऋणों की ओर उन्मुख कर विविधता प्रदान की। आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु एजेंसी संस्थान जैसे व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित हैं। ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति करना चाहती हैं। हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूहों एसएचजी का भी ग्रामीण साख व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी बल्कि ग्रामीण सामाजिक तथा सामुदायिक विकास में पूरी तरह समन्वित साबित हुई है। चूँकि इसके लिए ऋणाधार की आवश्यकता थी, अतः बहुसंख्य ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गए। अपने प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में मितव्ययिता की भावना बढ़ाता है। इस प्रकार एकत्र राशि में ज़रूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है। इस ऋण की राशि छोटी छोटी आसान किस्तों में लौटाई जाती है। ब्याज की दर भी उचित रखी जाती है। मई 2019 तक 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह में लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य हैं। लगभग 10,000 से 15,000 रुपये प्रति एसएचजी और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख रुपये प्रति एसएचजी को परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष CISF का सृजन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आय सृजन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार को अपना सकती है। इस प्रकार की साख उपलब्धता को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता की है। इन ऋण सुविधाओं का उपयोग किसी न किसी प्रकार के उपभोग के लिए ही हो रहा है। कर्जदार उत्पादन उद्देश्य के लिए वे क्यों नहीं करते हैं।
ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से किसानों को साख सेवाएं और सुविधाएं देने तथा उनकी उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में इन्होंने सहायता दी है। अब तो अकाल बीते युग की बात हो गई है। हम खाद्य सुरक्षा की उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि हमारे अपने सुरक्षित भंडार भी बहुत पर्याप्त माने जा रहे हैं, किंतु अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है। संभवतः व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक साख संस्थाएं जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पाई हैं। न ही ये सही ऋण चाहने वालों को ऋण दे पाती हैं और न ही इनकी कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूली व्यवस्था बन पाई है। कृषि ऋणों की वसूली नहीं हो पाने की समस्या बहुत गंभीर है। कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने वाले की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। किसान ऋण का भुगतान करने में क्यों असफल रहे हैं? स्पष्ट है कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इनकार कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसीलिए सुधारों के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के प्रसार और उन्नति में कमी हुई है। स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि वे केवल ऋणदाता और ऋण लेने वालों के बीच में एक सेतु का काम करें। उन्हें किसानों को मितव्ययिता के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वे अपने वित्तीय स्रोतों का कुशलतम प्रयोग कर सकें। कृषि विपणन व्यवस्था। कभी आपने सोचा है कि हम जो अनाज, फल, सब्जियां आदि रोज खाते हैं, वे देश के अलग अलग क्षेत्रों से किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुंचाए जाते हैं? इन्हें हम तक पहुंचाने का माध्यम बाजार व्यवस्था है। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग और वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तोल में हेराफेरी तथा खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। प्रायः किसानों को बाजार में प्रचलित भावों का पता नहीं होता था और उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधाएं नहीं होती थीं, अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं रख पाते थे। क्या आप जानते हैं कि आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? इसलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा है। आइए हम कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए 4 प्रमुख उपायों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। पहला कदम व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन करना था। इस नीति से बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ता दोनों ही वर्ग लाभान्वित हुए हैं। हालांकि लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्राम्य क्षेत्रों की मंडियों की वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेल मार्गों, भंडार गृहों, गोदामों, शीतगृहों और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारिक संरचनाओं का प्रावधान किया जाना है, किंतु अभी तक वर्तमान आधारिक सुविधाएं बढ़ती मांग को देखते हुए नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ कराना है। गुजरात तथा देश के अन्य कई भागों में
दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया है, किंतु अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारिता आंदोलन में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। इनके कारण हैं सभी कृषकों को सहकारिताओं में शामिल नहीं कर पाना, विपणन और प्रसंस्करण, सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना और अकुशल वित्तीय प्रबंधन। चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन है, जैसे कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार की रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राशन व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी का वितरण। इन साधनों का ध्येय क्रमशः किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना तथा गरीबों की सहायकी युक्त सब्सिडीज कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना रहा है। यद्यपि सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों, साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिज्ञ सामंतों, बड़े व्यापारियों तथा अमीर किसानों का वर्चस्व बना हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। सरकारी संस्थाएं और सहकारिताएं सकल कृषि उत्पादन के मात्र 10% अंश के आदान प्रदान में सफल हो पा रही हैं। शेष अभी भी निजी व्यापारियों के हाथों में ही हैं। सरकार की मध्यस्थता ने कृषि विपणन व्यवस्था को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का व्यावसायीकरण हो, बशर्ते कि इसमें सरकार की मध्यस्थता ना हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यमों का प्रादुर्भाव। अब ये बात सभी अनुभव कर रहे हैं कि यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सके तो उसे अधिक आय प्राप्त होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे की हाड़ पसार मंडी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रायथूबाज नामक फल सब्जी मंडियां तथा तमिलनाडु की उझावर मंडी के कृषक बाजार इस प्रकार से विकसित हो रहे वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम के कुछ उदाहरण हैं। यह सब कुछ वैकल्पिक विपणन संरचनाओं के उदाहरण हैं। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड बनाने वाली कंपनियां भी अब किसानों के साथ कृषि उत्पाद की खेती, फल सब्जियों के लिए उत्पादकों से अनुबंध कर रही हैं। ये किसानों को उचित बीज तथा अन्य आगत तो उपलब्ध कराती ही हैं, उन्हें पूर्व निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती हैं। ये कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्थाएं किसानों की कीमत विषयक आशंकाओं और जोखिमों का निवारण करेंगी, साथ ही इनसे कृषि पदार्थों के बाज़ारों का भी विस्तार होगा। क्या इस प्रकार की व्यवस्था से छोटे किसानों की आय में वृद्धि होगी? उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण के दो पहलू हैं। एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की प्रणालियों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा पहलू श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी और मत्स्य पालन आदि तथा गैर कृषि क्षेत्र में लगाना है। इस विविधीकरण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने में जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। अतः विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे, बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणीय आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो पाएंगे। देश में अधिकांश
कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा रहता है, किंतु रबी की फसल के मौसम में तो जहाँ पर्याप्त सुविधाएं, सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं, उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार दुर्लभ हो जाता है। अतः अन्य प्रकार की उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों में प्रसार के माध्यम से ही हम ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय कमाकर गरीबी तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बना पाएंगे। अतः ज़रूरत संबद्ध गतिविधियों, गैर कृषि रोजगार तथा नए वैकल्पिक आजीविका स्रोतों के विकास पर ध्यान देने की है। वैसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नए धारणीय आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है। कृषि क्षेत्र पर तो पहले से ही बहुत बोझ है, अतः बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। गैर कृषि अर्थतंत्र में अनेक घटक होते हैं। कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अंतर संबंध होते हैं और उनमें स्वस्थ समृद्धि की संभावनाएं रहती हैं, किंतु अनेक घटक तो निम्न उत्पादकता वाले निर्वाह मात्र की व्यवस्था कर पाते हैं। गतिशील उपघटकों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग और पटसन आदि सम्मिलित हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावनाएं तो विद्यमान हैं, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य सहायक कार्यों का नितांत अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योगों को रख सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कलाएं, हथकरघा आदि। यद्यपि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि में रोजगार प्राप्त करती हैं, जबकि पुरुष गैर कृषि रोजगार की तलाश में हैं, किंतु हाल के वर्षों में ग्रामीण महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों की ओर अग्रसर होने लगी हैं। पशुपालन। भारत के किसान समुदाय प्रायः मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। इसमें गाय, भैंस, बकरियां और मुर्गी, बत्तख आदि बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार की अन्य खाद्य उत्पादक या कृषक गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती हैं। आज पशुपालन क्षेत्र देश के 7 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही हैं। चार्ट 6.1 में भारत में पशुधन का वितरण दिखाया गया है। इसमें सबसे बड़े अंश 58% तो मुर्गी पालन का है। अन्य पशुओं में ऊँट, गधे, घोड़े आते हैं। सबसे निम्न स्तर खच्चरों और टट्टुओं का है। 2012 में भारत में 300 मिलियन मवेशी थे, उनमें से 108 मिलियन भैंसें थीं। पिछले 3 दशकों में भारत के डेयरी उद्योग ने बहुत शानदार प्रगति दिखाई है। 1951 से 2016 की अवधि में देश में दुग्ध उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया है। इसका मुख्य श्रेय ऑपरेशन फ्लड दूध की बाढ़ को दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना विक्रय योग्य दूध एकत्रित कर उसकी गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण करते हैं और फिर उसे शहरी केंद्रों में सहकारिताओं के माध्यम से बेचा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया था, गुजरात प्रदेश ने दुग्ध सहकारिताओं का एक विलक्षण प्रतिमान विकसित किया है। देश के अनेक प्रांतों में उसी का अनुसरण किया जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान प्रमुखतः दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। अब मांस, अंडे तथा ऊन भी उत्पादन के क्षेत्र के विविधीकरण की
दृष्टि से महत्वपूर्ण सह उत्पादक सिद्ध हो रहे हैं। मत्स्य पालन मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जलागार को माँ या दाता मानते हैं। सागर, महासागर, सरिताएं, झीलें, प्राकृतिक तालाब, प्रवाह आदि सभी जलागार मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन दीपक स्रोत बन जाते हैं। भारत में बजटीय प्रावधानों में वृद्धि और मत्स्य पालन एवं जल कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रवेश के बाद से मत्स्य उद्योग ने विकास की नई मंजिलें तय की हैं। आजकल देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 65% अंतर्वर्तीय क्षेत्रों से तथा 35% महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। यह मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% है। मत्स्य उत्पादकों में प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। मछुआरों के परिवारों का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है। इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, अन्य कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता दर तथा गंभीर ऋणग्रस्तता इन मछुआरा समुदायों से आजकल जूझ रहे हैं। यद्यपि महिलाएं मछलियां पकड़ने के काम में नहीं लगी हैं, पर 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन उन्हीं के हाथों में है। विपणन के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में मछुआरा समुदाय की महिलाओं की सहायता के लिए सहकारिताओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से साख सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता अब अनुभव हो रही है। उद्यान विज्ञान बागवानी प्रकृति ने भारत को ऋतुओं और मृदा की विविधता से संपन्न किया है। उसी के आधार पर भारत ने अनेक प्रकार के बागान उत्पादों को अपना लिया है। इनमें प्रमुख हैं फल, सब्जियां, रेशेदार फसलें, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। ये सभी फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में भी बड़ा योगदान दे रही हैं। भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पाद का लगभग 1/3 और सकल घरेलू उत्पाद का 6% है। भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के उत्पादन में तो आज विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। कुल मिलाकर फल सब्जियों के उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है। बागवानी में लगे कितने ही कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। ये उद्योग हैं अब ये अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक हो गए हैं। पुष्प रोपण, पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन, उत्तक संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अब अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं। यद्यपि संख्या बल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उसके उत्पादक का स्तर बहुत ही न्यून है। यहाँ भी पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए कई उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से भी धारणीय रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। मछली पालन में पहले से ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, तथापि मछली पालन के आधिक्य से संबंधित प्रदूषण की समस्या को नियमित और नियंत्रित करना आवश्यक है। मछुआरा समुदाय के कल्याण कार्यों की इस प्रकार पुनर्संरचना करनी होगी कि उनके लाभ दीर्घकालिक हों और उनकी आजीविका का साधन बन सके। बागवानी एक धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है
और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसे और बढ़ावा देने के लिए बिजली, शीतगृह व्यवस्था, विपणन माध्यमों के विकास, लघु स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रसार के लिए आधारिक संरचनाओं में निवेश की आवश्यकता है। अन्य रोजगार या आजीविका विकल्प। सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे सकती है। सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सरकार सहज ही खाद्य असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों का समय रहते पूर्वानुमान लगा सकती है। इस प्रकार से समाज ऐसी विपत्तियों की संभावनाओं को कम या पूरी तरह से समाप्त करने में भी सफल हो सकता है। कृषि क्षेत्र में तो इसके विशेष योगदान हो सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी द्वारा उदीयमान तकनीकों, कीमतों, मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की उपयुक्तता की जानकारी का प्रसारण हो सकता है। अपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी कुछ भी नहीं बदल सकती, किंतु ये समाज में सृजनात्मक संभाव्यता और उनके ज्ञान संचय के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने की संभाव्यता भी है। भारत के अनेक भागों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रामीण विकास के लिए हो रहा है। धारणीय विकास और जैविक कृषि। कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता का प्रसार हुआ है। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरीके से रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित है। ये विषाक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति व जल स्रोतों में निःसरित हो जाते हैं और हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही इनके कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। अतः विकास की धारणता के लिए पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकास के प्रयास अनिवार्य हो गए हैं। ऐसी ही एक प्रौद्योगिकी जैविक कृषि कहा जाता है। संक्षेप में जैविक कृषि खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है। जैविक कृषि के लाभ। जैविक कृषि महंगे आगतों, संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों के उपयोग पर निर्भर करती है। ये आगत सस्ते होते रहते हैं और इसी का इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाजारों में जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के कारण इनके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है। अनेक देशों में हुए अध्ययनों से सिद्ध हुआ है रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व भी अधिक होते हैं। अतः जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। चूँकि जैविक कृषि में श्रम आगतों का उपयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है, अतः भारत जैसे देश में ये अधिक आकर्षक होगा। अंततः ये उत्पाद विषाक्त रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं। जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करने में किसानों की इच्छा शक्ति और जागरूकता आवश्यक है। जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त तकनीकों के अभाव के साथ साथ उनके विपणन की समस्या पर भी
ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समस्याएं इस विधि को प्रोत्साहन देने में बाधक हैं। यह देखा गया है कि प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि से कम रहती है, अतः बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होगा। यही नहीं, जैविक उत्पादों के रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा शीघ्र खराब होने की भी संभावना रहती है। बेमौसमी फसलों को जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है। फिर भी जैविक कृषि धारणीय कृषि के विकास में सहायक है और भारत तो निश्चय ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इनका उत्पादन कर लाभान्वित हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुओं का जैविक कृषि विधि का उपयोग कर उत्पादन करना सस्ता होगा? निष्कर्ष: एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ापन बना रहेगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक प्रकार के उत्पादक कार्यों की ओर उन्मुख कर वहां एक नए उत्साह और स्फूर्ति का संचार करना आवश्यक हो गया है। ये कार्य हो सकते हैं डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन और ग्रामीण उत्पादन केंद्रों व शहरी बाजारों या विदेशी निर्यात बाजारों सहित के बीच संपर्क सूत्रों की रचना। इस प्रकार कृषि उत्पादन में लगे निवेश पर अधिक प्रतिलाभ अर्जित करना संभव हो पाएगा। यही नहीं, आधारिक संरचना जैसे साख एवं विपणन, कृषि हित नीतियाँ तथा कृषक समुदायों एवं राज्य कृषि विभागों के बीच निरंतर संवाद और समीक्षा इस क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में सहायक है। आज हम पर्यावरण और ग्रामीण विकास को दो पृथक विषय मानकर व्यवहार नहीं कर सकते। नई पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकल्पों के आविष्कार या प्राप्ति की भी आवश्यकता है, ताकि विभिन्न परिस्थितियों का सामना होने पर भी हम धारणीय विकास की ओर अग्रसर हो पाएं। इन विकल्पों में से प्रत्येक ग्राम्य समुदाय अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चयन कर सकता है। अतः हमारा पहला काम तो सभी उपलब्ध विधियों में से सर्वश्रेष्ठ की पहचान कर उसे चुनना ही होगा। यह तात्पर्य ग्रामीण विकास के उपयोग की उन सफल कहानियों से है जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में जा चुकी हैं, ताकि इस व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रक्रिया को और गति प्रदान की जा सके। पुनरावर्तन: ग्रामीण विकास अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है, पर मूल रूप से इसे सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास की एक सुनियोजित कार्यविधि माना जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक संभाव्यता को पाने के लिए बैंकिंग, विपणन, भंडारण, परिवहन, संचार आदि की आधारिक संरचना के परिमाण और गुणवत्ता को सुधारना होगा। पशुपालन, मत्स्य पालन और अनेक गैर कृषि कार्यों को अपनाया जाना चाहिए। इस विविधीकरण से न केवल कृषि के जोखिम कम होंगे, बल्कि साथ ही हमारे विशाल ग्रामीण जनसमुदाय को उत्पादक धारणीय आजीविका के लिए नए विकल्प भी सुलभ हो पाएंगे। पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय उत्पादन प्रक्रिया के रूप में आज जैविक कृषि का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।